वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी नई की हिंदी टीचर स्टैंडर्ड 9 में बोथ मीडियम में व्याकरण विभाग लेने वाली हूँ। हमने इसके पहले के पीरियड में काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन इसके बारे में समझाया था। मुझे आशा है कि आप सब लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा। मैंने होमवर्क में भी आप सबको इन पंक्तियों का भावार्थ लिखने के लिए दिया था, वो आप सबने ठीक से किया होगा। हमारे क्लास में कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो होमवर्क ठीक से नहीं करते हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि आप लोग होमवर्क कीजिए। होमवर्क आप लोगों की पढ़ाई के लिए दिया जाता है, ये सब जो फैसिलिटी है वो आप सबके लिए ही प्रोवाइड की गई है, तो फिर इसका उपयोग कीजिए और होमवर्क ठीक तरीके से कीजिए। आज मैं आपको व्याकरण विभाग में से एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, उसका नाम है वाक्य तथा उसके प्रकार। वाक्य एक ऐसा शब्द है जो हम सुनते ही विचार करने लगते हैं कि वाक्य हमारे रोज बरोज के जीवन में कहीं भी हम कुछ भी बोलने की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत वाक्य से होती है। शब्दों का जो समूह है उसे वाक्य कहा जाता है। हम जो एक एक शब्द है उसे जोड़कर बनाते हैं उसे वाक्य कहा जाता है। हम वाक्य का अर्थ पुस्तक के आधार पर पढ़ते हैं। वाक्य विचार शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यवस्थित एक सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को, यानी कि हम जो वाक्य रोज बरोज के जीवन में बोलते हैं वो किसी विचार को या किसी भाव को पूर्णतः रूप से व्यक्त करता है। उसे व्यक्त करने के लिए शब्दों का जो समूह है उसे वाक्य कहलाता है। यानी कि हम वाक्य की व्याख्या समझे तो किसी शब्दों का समूह किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने का जो हमारा भाव है उसे हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो अत्यंत प्राचीन है। इस वाक्य में हमें भाव भी दिखता है, किसी का विचार भी दिखता है और उसे वो व्यक्त करने का जो भाव है यहाँ पर वो दिख रहा है कि भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। ये जो वाक्य है वो भाव दिखाता है, उसके जो विचार है वो व्यक्त करता है। उसे भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, ये एक वाक्य के रूप में यहाँ लिखा गया है। उसका उदाहरण दिया गया है कि वो यहाँ पर भाव स्पष्ट करता है, किसी के विचार को स्पष्ट करता है। इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थवान है, यानी कि सार्थक है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि सभी का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि भारत, उसका भी अर्थ निकलता कि भारत हमारा सबसे बड़ा देश है। संस्कृति, भारत की संस्कृति अत्यंत रमणीय है। फिर प्राचीन, भारत में सभी संस्कृतियां प्राचीन है। ऐसे इस वाक्य में हर एक शब्द का अर्थ निकलता है और वो एक सार्थक भाव प्रकट करता है। अब हम आगे देखेंगे वाक्य के प्रमुख तत्व। वाक्य के प्रमुख तत्व, यहाँ वाक्य के कई तत्व दिए गए हैं जिससे हम वाक्य बनाते हैं, उसका अर्थ समझाया गया है। तो इसमें पहला है सार्थकता। अब हम सार्थकता का अर्थ समझते हैं। सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना। वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग ही किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है।
यहाँ पर कहा गया है कि सार्थकता, हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं तो उसमें सार्थकता, उसका जो अर्थ है वो निकलना चाहिए। कोई अर्थहीन वाक्य का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर निरर्थक शब्द यानी कि कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसका भी कभी कभी वाक्य में अर्थ निकल आता है, जैसे कि कुछ पानी पानी पीकर जाना, कुछ पानी पानी पीकर जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम किसी को कहना चाहते हैं कि पानी पीकर जाना तो वो वाक्य होता है, लेकिन यहाँ पर पानी पानी वो एक निरर्थक शब्द है, यानी कि उसका अर्थ पानी तो भी हम पानी पीकर जाने वाले हैं और पानी पानी बोला तो भी पानी पीकर जाने वाले, लेकिन ये शब्द निरर्थक है, पानी पानी। फिर आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण, मेरे सामने ज्यादा चू चपड़ करने वाला देखिए यहाँ पर चू चपड़, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप जहां भी देखेंगे, जिसमें भी देखेंगे चू चपड़, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कि वो एक निरर्थक शब्द है। लेकिन फिर भी हमें समझ में आता है कि मेरे सामने ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश मत करना, यानी कि ज्यादा कुछ बोलने की कोशिश मत करना। ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहा जाता है। वो भी कई शब्द कई वाक्यों में सार्थकता प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं सेकंड टॉपिक, योग्यता। योग्यता, आप लोग कहेंगे योग्यता का इस वाक्य में क्या अर्थ निकलता है? मैं आपको बताती हूँ। योग्यता, योग्यता यानी कि हम कोई भी वाक्य बोले, कोई भी शब्द बोले, उसमें उसका अर्थ योग्य निकलना चाहिए, तो ही वो वाक्य संपूर्ण तरह से वाक्य बन सकता है। यहाँ देखते हैं, वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होना चाहिए। जिन जिन शब्दों का हम वाक्य में उपयोग करते हैं, मैं भी आपको समझा रही हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वाक्य हम ऐसे बोले कि आपको वो समझ में आए, उसका कोई अर्थ सार्थक निकले, वो जो अर्थ है उसका कोई सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे कि मैंने पानी खाया, अब यहाँ ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैंने पानी खाया, हम पानी पीते हैं, इसीलिए इसमें इस वाक्य की कोई जो सामर्थ्य है, कोई उसकी योग्यता प्रदान नहीं होती है। अगर हम ऐसे बोले कि मैंने पानी पिया तो वो अपनी तरह वाक्य सही है, वो योग्य है, उसका अर्थ सही निकलता है। लेकिन हम ऐसा बोले कि मैंने पानी पिया तो वो अर्थ या उस वाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देखिए, आपको मैं यहाँ उदाहरण लिख के देती हूँ। मैंने पानी खाया, ये गलत है, इस वाक्य की कोई भी योग्यता नहीं निकलती है। लेकिन मैंने पानी पिया तो ये सही है, इस वाक्य की योग्यता है, जो इस वाक्य का जो अर्थ है वो की समझ में आता है, इसकी कोई सार्थकता है, इसकी कोई जो समानता है वो यहाँ पर सही दिखाई गई है कि ये वाक्य बोलने लायक है, इसमें जो शब्द है वो सही है, उसका कोई अर्थ निकलता है। आगे देखते हैं आकांक्षा। तीसरा टॉपिक है आकांक्षा। आकांक्षा से आशय है वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रहे। आकांक्षा, उसका मतलब यहाँ समझा है कि वाक्य है जो वो पूरा होना चाहिए, उसमें कोई भी शब्द की हो तो वो वाक्य पूरा नहीं कहलाता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम जब वाक्य पूरा करते तो उसके अंत में चाहता हूँ, पढ़ना है, खाना है, पीना है, ऐसा
जो लास्ट में जो शब्द आता है वो हम बोलते हैं, इसीलिए वाक्य पूरा कहलाता है। अगर हम आधा अधूरा वाक्य बोले तो उसकी जो मतलब है वो हम समझ नहीं पाते। अगर हम बोले कि मैंने ये, फिर हम रुक गए, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो इस वाक्य की योग्यता को समझ नहीं पाता, इसे समझ नहीं, मनोबल या उसके मन में ये आता है कि ये क्या बोलना चाहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए जो हमारी आकांक्षा है वो हमें पूरी तरह से प्रकट करनी चाहिए, वाक्य को पूरा करके। वाक्य हमें कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, वाक्य को पूरा करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो आकांक्षाएं है वो वाक्य को पूरा बनाती है, हमको उसे पूरा करना चाहिए। चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है, तीनों में तीसरा वाक्य है वो है आकांक्षा, यानी कि वो पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा वाक्य हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम चौथा टॉपिक देखते हैं, निकटता। निकटता, वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में निकटता होनी चाहिए। यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहां विराम चिन्हों का उपयोग उपेक्षित है। बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यानी कि निकटता में हमें समझाया कि वाक्य का जो शब्द है उसे बोलने में और लिखने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप एक शब्द बोल गए, फिर दूसरा शब्द बोलना शुरू होंगे, तो जो वाक्य है वो कट कट कर बोलने से जो वो वाक्य है वो पूरा नहीं होता, उसमें जो उसका भावार्थ है वो सामने वाले को समझ में नहीं आता। यानी कि निकटता, जो वाक्य है वो एक साथ बोलने में ही वाक्य पूरा कहलाता है। यानी कि हम बोलना चाह रहे हैं कि मैं, आज, आपको, इसे मैं रुक रुक कर बोलूंगी या फिर उसे कट कर कर बोलूंगी तो आपकी समझ में नहीं आएगा। मुझे एक साथ ही बताना होगा कि मैं आज आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, तो आपके माइंड में, आपके जो मनोबल है उस पर एक साथ असर होगा कि ये टीचर आज आपको हिंदी पढ़ाने वाली है। अगर मैं रुक रुक कर बोली तो आप भी सोचने लगेंगे कि मिस आज जी आप क्या बोलने वाले हो, आगे मिस क्या बोल, ऐसा होता है। इसीलिए हमें जो बात है वो निकटता से एक एक शब्द को जोड़कर साथ बोलनी चाहिए। आगे देखते हैं पदक्रम। पदक्रम ये हमारा पांचवा तत्व है। हमारे जो वाक्य के तत्व है वो मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि वो वाक्य बनाने में, वो वाक्य का अर्थ समझाने में आपको मदद करेंगे कि कैसे कैसे किस किस बातों का ध्यान रखने से हम वाक्य को शुद्ध, वाक्य को अच्छी तरह से बना सकते हैं। पदक्रम, वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी शब्द उचित कर्मों में प्रयुक्त किए गए हो। जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है। पदक्रम यानी कि वाक्य है उसका जो पद होता है वो सही होना चाहिए। जैसे कि पहले कर्ता, उसके बाद में उसका कर्म, उसके बाद में उसके अन्य शब्द, ऐसे हो तो वाक्य उसके क्रम में सही लगता है। अगर आप इस क्रम को उलट सुलट कर देंगे तो फिर वो वाक्य वाक्य नहीं रहेगा, सामने वाला व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या लिखा है। केवल पत्र एक है, लिखा मैंने। देखो यहाँ पर मैं उदाहरण देती हूँ। मैंने केवल एक ही पत्र लिखा है। अब ये वाक्य है जो उसके क्रम में, उसके पद क्रम में सही है, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख दूं कि केवल पत्र एक ही लिखा है मैंने।
देखिए, अगर पद क्रम में देखा जाए तो मैंने केवल एक ही पत्र लिखा है, ऐसा बोलना, ऐसा लिखना वो सही होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखे कि केवल पत्र एक ही लिखा है मैंने, ये भी वाक्य है और ऊपर वाला है वो भी वाक्य है, ये दोनों वाक्य ही है। लेकिन अगर हम देखें तो पद क्रम में जो ये पहले वाला वाक्य है वो उसकी जगह सही है, ये वाक्य गलत हो जाएगा। यानी कि जो शब्द है वो लिखना, उसको समझना, ये भी वाक्य में एक अनोखी बात है कि उसको हम सही तरीके से लिखें तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके मन में सही अर्थ आएगा। अगर हम उसे गलत लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति है जो उसे पढ़ेगा, जो इसे समझ ही नहीं पाएगा। ऐसा यहाँ पर पद क्रम में कहा जाता है अन्वयी। आगे देखते हैं, छठा तत्व है अन्वयी। अन्वयी का अर्थ है मेल। मेल यानी कि हम जो बोलते हैं उसका मेल सही बैठना चाहिए। जो वाक्य है उसमें जो मेल होता है, यानी कि एक के बाद जो एक शब्द आते हैं उसका मेल सही तरीके से बैठना चाहिए, तो वाक्य सही कहलाता है। अन्वयी का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाए। जैसे हम खाना खाता हूँ, देखिए यहाँ पर कोई मेल नहीं है। हम खाना खाता हूँ ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। आप लोग घर में अपनी मम्मी को ऐसा कहते हैं, मम्मी मैं खाना खाता हूँ। आपको यहाँ पर ऐसा कहना चाहिए कि मैंने खाना खा लिया या मैं खाना खाना चाहता हूँ। इसे वाक्य का मेल कहते हैं। अगर हम पद की क्रम की जगह कोई दूसरा शब्द दे और अन्य शब्द की या कर्ता की जगह कोई दूसरा शब्द बिठा दे तो वाक्य का कोई मेल नहीं रहता, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ देखिए अन्वयी, उसका अर्थ होता है मेल, वाक्य का मेल। वाक्य में शब्दों का मेल। उसका उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हम खाना खाता हूँ। इस वाक्य में कोई मेल नहीं है। इसकी जगह हमें बोलना चाहिए कि हम खाना खाते हैं। देखिए, वाक्य को मेल में बिठाने के लिए हमें जो अंत में जो शब्द का प्रयोग किया है उसको देखना चाहिए कि अगर हम हो का उपयोग करते हैं तो उसमें वाक्य का कोई मेल नहीं रहता है। हम खाना खाते हैं ऐसा बोले तो वाक्य का मेल होता है, उसका अर्थ निकलता है। आप देखते हैं, अब वाक्य के जो तत्व है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। वाक्य के घटक आते हैं। वाक्य में दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य प्रधान रूप से दो ही घटक होते हैं। यहाँ पर वाक्य के दो घटक दिए गए हैं, यानी कि जो हम जिन अवयवों को, जिन शब्दों को मिलाकर वाक्य की रचना करते हैं उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। वाक्य के घटक। अवयवों यानी कि जो शब्द है उनको मिलाकर वाक्य की रचना होती है। उन्हें वाक्य के घटक कहा जाता है।
देखिए, वाक्य के घटक यानी कि जो अवयव है, जो शब्द है, उसमें हम जो वाक्य प्रयोग करने से पहले जो छोटे छोटे शब्द है, जो छोटे छोटे अवयव है, उसको जो मिलाते हैं उसे वाक्य के घटक कहा जाता है। यहाँ पर संरचना की दृष्टि से वाक्य के दो घटक है। संरचना की दृष्टि से वाक्य के दो घटक है। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य, इन दोनों के बारे में अब हम समझते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही सही वाक्य का उद्देश्य। उसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाता है। यहाँ पर उद्देश्य के बारे में लिखा है कि अगर हम उद्देश्य के बारे में समझे तो वाक्य में जो कुछ कहा गया है वो सही तरीके से किया जाए और उसमें जो शब्द का, जो कर्ता का उपयोग किया गया है वो ऐसे किया जाए कि उसका जो उद्देश्य, जो वाक्य हम बोलना चाहते हैं, उसका जो उद्देश्य है वो सामने वाले को समझ में आ जाए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक उदाहरण ले सकते हैं कि आज मैं स्कूल आने वाली हूँ। यहाँ की आज मैं स्कूल आने वाली हूँ, इसमें जो वाक्य का उद्देश्य है वो हम समझे तो स्कूल आने वाली हूँ, ये वाक्य का उद्देश्य हुआ है। और घटक यानी कि मैं आज, ये उसका घटक हुआ। ये एक उदाहरण था कि मैं आज स्कूल आने वाली हूँ, मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो इस वाक्य में उद्देश्य है, जो वाक्य का उद्देश्य वो हम समझे तो पढ़ाना, आज आपको पढ़ाना, वो वाक्य का उद्देश्य है। विधेय, हम विधेय के बारे में समझते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। उसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का जो विस्तार है वो समावेश होता है। और विधेय, विधेय में कर्म और कर्म का विस्तार समावेश होता है। यानी कि जो उद्देश्य है उसमें कर्ता, यानी कि कर्ता में मैं, हम, आप, ये जो शब्द है उसे कर्ता किया जाता है। वो जो कर्ता है उसका समावेश और उसके जो आजू बाजू का जो वाक्य हम बोलते हैं उसके साथ में जो वाक्य बोलते हैं वो जो कर्ता से जुड़ा होता है वो उद्देश्य वाक्य है, यानी कि उसका उद्देश्य स्पष्ट होता है। और विधेय, विधेय यानी कि कर्म, कर्म जैसे कि हम खेलते हैं, हम खाते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, वो सब हम कर्म करते हैं। और जो ये कर्म है उसका जो विस्तार है, यानी कि कर्म में जैसे कि हम कहानी सुनाई, कि सुनाई वो कर्म है, लेकिन क्या सुनाई, उसका जो विस्तार है, यानी कि कहानी सुनाई, वो उसका कर्म विस्तार है। इसे विधेय कहा जाता है। यानी कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों का होना जरूरी है। वाक्य के प्रकार, आगे हम देखते हैं वाक्य के प्रकार आते हैं। मैं आपको उद्देश्य और विधेय से जुड़ा एक उदाहरण पहले समझा देती हूँ। सचिन आपके स्कूल आ रहा है। देखिए, ये एक वाक्य है, सचिन आपके स्कूल आ रहा है। तो इसमें जो सचिन है वो क्या है, वो कोई आप कह सकते हैं? जो सचिन है वो क्या है? सचिन है वो इस वाक्य में कर्ता है, यानी कि जो क्रिया हो रही है वो सचिन के द्वारा हो रही है, इसलिए वाक्य में सचिन को कर्ता कहा गया है। लेकिन वो क्या क्रिया कर रहा है? वो क्रिया कर रहा है आ रहा है, इसे क्रिया कहा जाता है। यानी कि वो कर्ता से जुड़ी हुई है, कर्ता विस्तार, वो क्रिया कर रहा है, आ रहा है,
तो ये जो वाक्य का उद्देश्य है वो सचिन आ रहा है, ये वाक्य का उद्देश्य है। लेकिन हाँ, उसका मतलब हम समझाते हैं कि विधेय में आपके स्कूल, ये जो दोनों है वो विधेय है, यानी कि वो कर्म है, उसे विधेय कहा गया है। आपके स्कूल, सचिन आपके स्कूल आ रहा है, उसमें जो कर्ता और जो क्रिया हो रही है वो वाक्य का उद्देश्य है। और विधेय आपके स्कूल, उसे विधेय कहा गया है, ये जो कर्म कर रहा है वो विधेय है। इसलिए वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों का होना जरूरी है। अब हम आगे देख रहे हैं वाक्य के प्रकार। आगे आते हैं वाक्य के प्रकार। अब तक मैंने जो आपको समझाया है सुख, तत्व और उनकी जानकारियां थी। अब जो वाक्य के प्रकार है वो हमें परीक्षा में उपयोग होने वाले हैं, यानी कि वाक्य किस प्रकार का है, वाक्य कैसा है, प्रश्नार्थ है, उद्गारवाचक है, ये सब वाक्यों के प्रकार मैं आपको समझाने वाली हूँ, जो आपको व्याकरण विभाग में उपयोगी होने वाले हैं। वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार दो आधार पर किए गए हैं। वाक्य के जो प्रकार है वो यहाँ पर दो आधार पर दिए गए हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद है। अर्थ के आधार पर यहाँ पर उसके 8 प्रकार है। कितने कितने प्रकार है? आप में से कोई बोलेगा? वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है। उसमें से पहला है विधानवाचक वाक्य। विधान वाचक वाक्य। देखिए विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो वाक्य है वो एक एक विधानवाचक है, निषेधवाचक वाक्य है, वो एक एक अच्छी तरह से समझनी होगी। यानी कि जो परीक्षा में जो पूछा जाएगा तो सब वाक्य एक साथ दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको अलग अलग प्रकार के वाक्यों को चुनकर उनका अर्थ लिखना है, उनका जो मतलब है उसको समझकर आपको उसका प्रकार लिखना है। इसीलिए मैं आपको पहले समझा देती हूँ। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। यानी कि जिस वाक्य में जो कार्य करना होता है, जो कार्य होने वाला है, उसका जो सामान्य कथन है वो समान होना चाहिए। विधानवाचक वाक्य, प्रियोदा सेवाभावी थी। यहाँ पर जो कर्ता है प्रियोदा, वो सेवाभावी थी, उसे विधान वाक्य कहा है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था, यानी कि इस वाक्य में जो कार्य है वो आराम करने का था, उसका समान अर्थ निकलता है कि डॉक्टर ने आराम करने को कहा था। यानी कि जो यहाँ पर विधानवाचक वाक्य है उसके अर्थ में जो सामान्य कार्य करना होता है, जो सामान्य हमें बात कहनी होती है, उसका अर्थ सामान्य निकलना चाहिए। यानी कि जो हम सादे रूप में, जो सादा वाक्य होता है वो बोलने की कोशिश करते हैं, उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रियोदा सेवाभावी थी। हम इसके उदाहरण देखते हैं। प्रियोदा सेवाभावी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रियोदा सेवाभावी थी, तो इस वाक्य में जो उसका कार्य का अर्थ निकलता है वो कार्य है सेवा। यानी कि हम विधानवाचक में देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसका जो अर्थ है वो सामान्य निकलता है, यानी कि कार्य करने के रूप में निकलता है।
तो वो अर्थ है सेवा भावी, यानी कि किसी की सेवा करना, किसी को मदद रूप होना।